हाँ जी। यहाँ पे हमने लास्ट इस पैराग्राफ तक किया था हमने ग्लोबलाइजेशन में। नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करते हैं। नाउ टॉपिक इज व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन है क्या? अब पढ़ते हैं जो आपको बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए। अभी तक हमने सब कुछ सीखा कि क्या क्या चीज़ें बैकग्राउंड में चलती हैं। In the past 2 to 3 decades, more and more MNCs have been looking for the locations around the world which would be cheap for the production. Foreign investment by MNCs in these countries has been rising. At the same time, foreign trade between countries has been rising rapidly. हम देख रहे हैं कि पिछले 20 to 30 years में ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज ऑल अराउंड द वर्ल्ड वो ढूंढ रही हैं ऐसी जगहें जहाँ पे वो अपने प्लांट्स लगा सकें एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो उन्हें बहुत ही चीप पड़ सके। जितनी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एमएनसीज अगर कोई इन्वेस्ट करती हैं तो हम उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इसी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट हर एक कंट्री में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है एंड फॉरेन ट्रेड भी इसी वजह से बढ़ रहा है। A large part of the foreign trade is also controlled by the MNCs, क्योंकि जितना फॉरेन ट्रेड है उसमें बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो मल्टीनेशनल कंपनी से आता है, क्योंकि वो अपने जो प्लांट्स हैं वो दूसरी कंट्रीज में सेटअप करती हैं एंड फॉरेन ट्रेड में कंट्रीब्यूट करती हैं। For instance, the car manufacturing plant of Ford Motors in India not only produces cars for the Indian market but also export car to other developing countries and export car components for its many factories around the world. जैसे हमने लास्ट लेक्चर में फोर्ड मोटर्स का पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि जब उन्होंने इंडिया में प्लांट सेटअप किया तो सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए नहीं बल्कि और कंट्रीज में भी ऑटोमोबाइल्स भेजने के लिए उन्होंने इंडिया में प्रोडक्शन की और फिर उन्हें बाहर भेजा गया ऑटोमोबाइल्स। अब जो यह है यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि सिर्फ कार्स ही नहीं बनाने के लिए बल्कि कार्स के जो कंपोनेंट्स हैं वो भी ये बनाते हैं ताकि ये बाकी कंट्रीज में जहाँ पे कार्स पूरी असेंबल हो रही हैं उन फैक्ट्रीज में ये कंपोनेंट्स बना के वहाँ पे भेज सकें। Likewise, activities of most MNCs involve substantial trades in goods and also services. इसी तरीके से ज़्यादातर जो MNCs है वो goods and services में बहुत ज़्यादा रोल है वो निभाती हैं। यहाँ पे देखिए साइड में एक पिक्चर बन रखी है, उसमें लिखा हुआ है ग्लोबलाइजेशन इज फन और यहाँ पे बी केयरफुल दैट्स आवर वर्ल्ड यू आर प्लेइंग विद समडे यू विल हैव टू पे द प्राइस। ये एक एमएनसी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे लिखा हुआ है। एमएनसीज को ग्लोबलाइजेशन बहुत अच्छी चीज़ लगती है, बट अगर हम देखें एक कंट्री के पर्सपेक्टिव से तो ऑब्वियसली अगर बाहर जो है कंपनीज जो है वो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर रही हैं इट इज़ अ गुड थिंग। बट कई कबार क्या होता है कि जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इससे बहुत सफ़र करते हैं क्योंकि उनकी चीज़ें नहीं उतनी सेल होती जितनी एक एमएनसी की सेल होती है। ओके, So next है the result of greater foreign investment and greater foreign trade has been greater integration of production and markets across the countries। मतलब जो रिजल्ट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, फॉरेन ट्रेड का, मतलब जैसे जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है वैसे वैसे फॉरेन ट्रेड बढ़ रहा है, वैसे वैसे ही पूरे देशों में जो मार्केट्स हैं वो आपस में मिल रही हैं। ग्लोबलाइजेशन इज दिस प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज। अगर एक लाइन में ग्लोबलाइजेशन बताना हो तो क्या है कि कंट्रीज के बीच में जब इतना ज़्यादा कनेक्शन हो जाता है, इतना रैपिड कनेक्शन हो जाता है, वो प्रोसेस को हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। MNCs are playing a major role in the globalization process. More and more goods and services, investment and technology are moving between the countries. क्योंकि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो इतना ज़्यादा प्लांट सेटअप कर रही हैं, फैक्ट्री सेटअप कर रही हैं हर एक कंट्री में, तो ग्लोबलाइजेशन मतलब कंट्रीज आपस में कनेक्ट हो रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो मिल पा रही हैं लोगों को, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स कंपनी कर रही हैं, टेक्नोलॉजी जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड अवेल कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दी ग्लोबलाइजेशन। जैसे मैंने आपको बताया ही था, आज की डेट में आप कुछ भी चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं ऑनलाइन पोर्टल से। चाहे आप किसी भी कंट्री का कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, किसी भी कंपनी का लेना चाहते हैं, वो आपको मिल जाएगा। तो ये सब कुछ ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही पॉसिबल हुआ है।
Most regions of the world are in closer contact with each other than a few decades back. कुछ decades पहले अगर देखे जाए तो दुनिया इतनी आपस में कनेक्टेड नहीं थी. अगर आपको याद हो या फिर आपके पेरेंट्स को ज़रूर पता होगा कि अगर कुछ डेकेड्स पहले आपके घर में से कोई अब्रॉड सेटल होता था तो आपको उनसे बात करनी भी कितनी बड़ी डील होती थी, कितना एक्सपेंसिव पड़ता था एक फ़ोन कॉल करना. बट आज की डेट में कहीं पे भी आप बैठे हैं, आप फ़ोन कॉल छोड़िए, आप वीडियो कॉल पे बात करते हैं. तो ये सब कुछ ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ है. जो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो पाई है, आप तक पहुंच पाई है, वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही पहुंच पाई. ओके. So, beside the movement of the goods and services, investment in technology, there is one more way in which the countries can be connected. This is through the movement of people between the countries. देखिए, हमने देखा कि एक देश से दूसरे देश गुड्स जाते हैं, सर्विसेज जाते हैं, इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, टेक्नोलॉजी जाती है, तो इससे जो दुनिया है वो आपस में कनेक्टेड हो रही है. बट एक और तरीका है जिससे दुनिया आपस में कनेक्ट हो सकती है, दैट इज मूवमेंट ऑफ पीपल. अगर लोग भी मूव होने शुरू हो जाएं एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तो भी ग्लोबलाइजेशन हो सकती है. पीपल यूजुअली मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन सर्च ऑफ बेटर इनकम, बेटर जॉब्स, बेटर एजुकेशन. In the past few decades, however, there has not been much increase in the movement of people between the countries due to various restrictions. अब देखिए, कोई भी अगर अपनी कंट्री छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में जाएगा, ऑब्वियसली एक बेटर वर्ल्ड के लिए जाएगा. आपको एक अच्छी जॉब चाहिए, आपको एक अच्छी इनकम चाहिए, आपको अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए, आपको एक अच्छी एजुकेशन चाहिए. ये सब चीज़ों के लिए हम अपनी कंट्री छोड़ते हैं, बिकॉज अपनी कंट्री में हमें ये चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं. ठीक है. बट पिछले कुछ डेकेड से देखा गया है कि ज़्यादा इंक्रीज इन मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लग चुकी हैं. ऐसे इजीली हम किसी भी कंट्री में नहीं जा सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन ज़्यादा हो पाई है. तो क्वेश्चन आ जाता है आपको एक बड़ा ही कि फैक्टर्स बताइए कि ग्लोबलाइजेशन के कौन कौन से हैं. तो जो आप अभी पढ़ रहे हैं इन फैक्टर्स को याद रखिए और इनके बारे में 4 to 5 लाइन्स में लिख दीजिए. आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा. सो फर्स्ट फैक्टर इज जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हो पाई है, दैट इज टेक्नोलॉजी. Rapid improvement in technology has been one major factor that has stimulated the globalization process. For instance, the past 50 years have seen several improvements in transportation technology. This has made much faster delivery of goods across long distance possible at lower cost. देखिए, टेक्नोलॉजी जितनी इम्प्रूव होगी, ऑब्वियसली ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस उतना ही ज़्यादा स्टिमुलेट होगा, उतना ही ज़्यादा एक्सेलरेट होगा, मतलब फास्ट हो जाएगा. जैसे कि हम देख सकते हैं कि पिछले 50 ईयर्स में अगर हम देखें तो ट्रांसपोर्टेशन की टेक्नोलॉजी में बहुत इम्प्रूवमेंट आई है. आज की डेट में हम कुछ भी, जैसे आप ऑनलाइन कुछ भी ऑर्डर करते हैं, आपके पास ऑलमोस्ट एक वीक के अंदर वो दिखाते हैं कि एक वीक के अंदर आपके पास वो पहुंच जाएगा. अब कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी कंट्री में अवेलेबल भी नहीं है, वो किसी दूसरी कंट्री से आएंगी, बट फिर भी आपके घर तक वो प्रोडक्ट एक वीक में पहुंच जाता है. ये क्यों पहुंचा है? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ जो है, ट्रांसपोर्टेशन की टेक्नोलॉजी जो है, वो बहुत एडवांस हो चुकी है. कंटेनर्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स. अब नीचे जो बॉक्स में आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पोर्ट है. पोर्ट के साइड पे ये बड़े बड़े जो आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं, ये बॉक्सेस क्या पड़े हुए हैं? ये कंटेनर्स हैं जिनमें आपका सामान आता है. इसीलिए आपके सामान को अच्छे से पैक करके वो देते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा शिपिंग होती है. आप जब कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो वहाँ पे आपको पड़ती है ना शिपिंग कॉस्ट. तो शिपिंग कॉस्ट इसीलिए पड़ती है क्योंकि एक्चुअल में वो आपका जो सामान है वो थ्रू शिप आपके पास पहुँच रहा है, आपकी कंट्री में लैंड कर रहा है, आपके एरिया में लैंड कर रहा है. तो वो कैसे लैंड होता है आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में, कितने बड़े बड़े बॉक्सेस हैं जिनके बीच में वो सामान लोड होता है, फिर आप तक पहुँचता है. So goods are placed in the container that can be loaded intact onto ship, railways, planes and trucks. तो बहुत सारा सामान जो है ये इन्हीं कंटेनर्स में, इन्हीं डिब्बों में रखा जाता है, और फिर ये डिब्बे शिप के थ्रू या तो जाते हैं जहाँ इन्हें पहुँचना है, या फिर जो रेलवेज हैं
वो उनके थ्रू जाते हैं या फिर प्लेन्स के थ्रू जाते हैं या फिर ट्रक्स के थ्रू जाते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस कि कहाँ तक आपको ये सामान भेजना है. कंटेनर्स हैव लेड टू ह्यूज रिडक्शन इन पोर्ट हैंडलिंग कॉस्ट एंड इंक्रीज द स्पीड विच इम्पोर्ट्स can reach which exports can reach markets. इन कंटेनर्स की वजह से ही जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में जो कॉस्ट आती थी वो बहुत कम हो गई है. अब बिल्कुल डिब्बों में प्रॉपरली पैक्ड सामान जाता है, कोई डैमेज इनको नहीं होता, लीस्ट डैमेज इनमें होता है. तो डिब्बों ने बहुत हेल्प किया है जिसकी वजह से एक्सपोर्ट इजीली हो पाता है. Similarly, the cost of air transport has fallen. This has enabled much greater volumes of good being transported by airline. इन्हीं डिब्बों की वजह से जो अगर सामान प्लेन से आ रहा है, कार्गो प्लेन से, पैसेंजर प्लेन होता है, कार्गो प्लेन, सो कार्गो प्लेन में सामान जाता है, सो गुड्स जिसमें जाती हैं तो प्लेन का भी तो कुछ कॉस्ट पड़ती है आपको, बट बिकॉज ऑफ दीज कंटेनर्स प्लेन्स की कॉस्ट भी कम हो जाती है क्योंकि एक बारी में ज्यादा सामान लेके जाया जा सकता है. हो सकता है पहले आपको एक लॉट के लिए 2 प्लेन्स की जरूरत पड़ती हो क्योंकि वो सामान बिखरा हुआ था, बट अब ये कंटेनर्स हैं, कंटेनर्स में अच्छे से सामान आ सकता है और ज्यादा सामान कम जगह ले सकता है. तो एक बारी में जो एक एयरलाइन है वो ज्यादा सामान पहुंचा सकती है. तो ऑब्वियसली हमें 2 प्लेन्स का खर्चा नहीं उठाना पड़ रहा, हमें एक का उठाना पड़ रहा है. तो कॉस्ट जो है ट्रांसपोर्ट की वो बहुत गिर गई है इन कंटेनर्स की वजह से. ठीक है. Even more remarkable have been the developments in information and communication technology. सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में नहीं इम्प्रूवमेंट आई बल्कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी बहुत इम्प्रूवमेंट आई है. इन रिसेंट टाइम टेक्नोलॉजी इन द एरियाज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, इंटरनेट हैज बीन चेंजिंग रैपिडली. Telecommunication facilities जैसे कि टेलीग्राफ, टेलीफोन, including mobile phone, are used to contact one another around the world, to assess information instantly and to communicate from remote areas. देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये तो बहुत बढ़ गई है, आपको भी पता है. आज की डेट में तो आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप कितना इंटरनेट का यूज़ करते हैं, इंटरनेट कितना बदलता जा रहा है. पहले आपके फ़ोन में इतनी ऐप्स नहीं होती होंगी जितनी आज ऐप्स हैं. पहले आप इतना ऐप्स के थ्रू अपनी आपकी डेली लाइफ नहीं चलती होगी जितनी आज चलती है. आपकी बहुत सारी चीज़ों के लिए लोग एक्सरसाइज करते हैं तो ऐप रखते हैं, लोग डाइट करते हैं तो डाइट की अलग ऐप चल रही है. अच्छा आप खाना खाना चाहते हो, वहाँ की ऐप चल रही है. आप खाना कहाँ से मंगाना चाहते हो उसकी एक अलग ऐप है. आपको ग्रॉसरीज कहाँ से मंगानी है अलग ऐप है. आपको पेमेंट्स कहाँ से करनी है अलग ऐप है. तो देख सकते हो कि कितनी टेक्नोलॉजी में आपकी इंप्रूवमेंट आ चुकी है. आप अपने फ़ोन से ही, अगर मैं एग्जांपल हूँ तो फ़ोन से ही कितना कुछ कर रहे हो. This has been facilitated by satellite communication devices. ये इतना ज़्यादा जो मोबाइल फ़ोन से आप चीज़ें कर पाते हो ये ऑब्वियसली सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है क्योंकि कोई वायर्स तो है नहीं है. As you would be aware, computers have now entered almost every field of activity. You might have also ventured into the amazing field of internet where you can obtain and share information on almost anything you want to know. Internet also allows you to send instant electronic mail and talk voicemail across the world at negligible cost. जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनेट हर एक फील्ड में पहुंच चुका है. आज अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, मान लीजिए आपने कोई एक आर्टिकल देखा, वो आर्टिकल आपको किसी को दिखाना है तो आप आसानी से उसे व्हाट्सएप पे शेयर कर देते हैं. आपको कोई वीडियो अच्छी लगती है किसी को दिखानी है, आप व्हाट्सएप पे शेयर कर देते हैं, आप इंस्टा पे शेयर कर देते हैं, आप फेसबुक पे शेयर कर देते हैं. और भी बहुत सारे आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के जहाँ पे आप शेयर कर देते हैं. या फिर आप ईमेल भेज सकते हैं, या फिर आप वॉइस मेल भेज सकते हैं, या फिर आप वीडियो कॉल कर सकते हैं. तो ये सारे के सारे चेंजेस किसकी वजह से आए? ये सिर्फ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की वजह से आए जो कि हम इतनी कम कॉस्ट में भी कहीं पे भी कनेक्ट कर पाते हैं. तो ये भी तो एक ग्लोबलाइजेशन हुई, कनेक्ट कर पा रहे हैं हम दूसरी कंट्रीज में. नाउ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन और आईटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की शॉर्ट फॉर्म हम आईटी बोलते हैं, हैज प्लेड अ मेजर रोल इन स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री. सो ये आईटी की वजह से बहुत ज़्यादा जो सर्विसेज हैं ये हम बढ़ा पाए हैं, दूसरे देशों तक पहुंचा पाए हैं. सो ये कैसे पहुंचा पाए हैं वो देखते हैं. A news magazine published for London readers is to be designed and printed in Delhi.
The text of the magazine is sent through internet to Delhi office. The designers in Delhi office get orders on how to design the magazine from the office in London using telecommunication facilities. The डिजाइनिंग इज डन ऑन अ कंप्यूटर. अब देखिए आप, एक न्यूज मैगजीन है जो कि लंदन में पढ़ने वाले लोगों के लिए बन रही है, तो वैसे तो देखा जाए लंदन में भी बन सकती है, बट वो न्यूज मैगजीन जो है वो प्रिंट कहाँ पे हो रही है, हमारे कंट्री में, दिल्ली में. अब जो उस न्यूज मैगजीन में छपना है उसका जो फॉन्ट होगा, जो टेक्स्ट होगा, वो ऑलरेडी इंटरनेट से लंदन वाले, जो लंदन की इस मैगजीन के ओनर है, उन्होंने दिल्ली में पहुंचा दिया है कि इस तरीके का टेक्स्ट आपने देना है जो इसमें पब्लिश होगा. अब वो न्यूज मैगजीन का डिजाइन कैसा होने वाला है, उसका भी जो लंदन में है उन्होंने डिज़ाइन भी भेज दिया है दिल्ली वालों को. और डिज़ाइनिंग सारी कहाँ पे हो रही है, कंप्यूटर में हो रही है. आफ्टर प्रिंटिंग द मैगजीन्स आर सेंट बाय एयर टू लंदन. अब जब मैगजीन पूरी तैयार हो जाएगी तो वो प्लेन के थ्रू लंदन तक पहुंचा दी जाएंगी. इवन द पेमेंट ऑफ मनी फॉर डिजाइनिंग एंड प्रिंटिंग फ्रॉम अ बैंक इन लंदन टू अ बैंक इन दिल्ली इज डन इंस्टेंटली थ्रू इंटरनेट. अब जो पैसों का लेन देन है देखिए वो भी कैसे हो रहा है, लंदन के बैंक से दिल्ली के बैंक के एक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे. ई बैंकिंग जिसे आप बोलते हैं, जब आप इंटरनेट से पैसे ट्रांसफर करते हैं तो वो भी ऐसे ही हो जाएगा. तो आप देख सकते हो कि सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बढ़ने की वजह से लोगों को कितना काम मिल रहा है. अब लंदन के एक ऑफिस ने दिल्ली के एक प्रिंटिंग प्रेस को कांटेक्ट किया कि आप हमारी न्यूज मैगजीन्स पब्लिश कर दो. तो सुनने में कितना अटपटा लगता है कि लंदन में भी तो बनवा सकते थे, बट बात यह है, मैंने हमेशा कहा है कि इंडिया में जो लेबर है वो चीप पड़ती है. आपको अच्छे एजुकेटेड लोग कम पैसों में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम पड़ती है, तो इसीलिए उन्होंने कांटेक्ट किया होगा. बट वो बात नहीं हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये देख रहे हैं कि कितना आसान है काम ओवर सो मेनी माइल्स करवाना. ठीक है ना. नेक्स्ट इज लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी. सो अभी हमने फैक्टर्स देखे थे, अब ये क्या पॉलिसी है इसके बारे में पढ़ते हैं. लेट अस रिटर्न टू द एग्जांपल ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ चाइनीज टॉयज इन इंडिया. हमने लास्ट लेक्चर में देखा था चाइनीज टॉयज की एग्जांपल. सपोज द इंडियन गवर्नमेंट पुट अ टैक्स ऑन द इंपोर्ट ऑफ टॉयज, व्हाट वुड हैपन. अब देखिए हमने देखा कि चाइनीज जो टॉयज है वो इंडियन मार्केट में बहुत आ गए, जिसकी वजह से हमारी इंडियन मार्केट सफर करने लग गई, हमारे इंडियन प्रोड्यूसर्स के टॉयज कोई खरीद नहीं रहा था. बट अगर ऐसा हो जाए कि इंडियन गवर्नमेंट उन टॉयज के इंपोर्ट पे टैक्स लगा दे, मतलब चाइनीज जो है वो हमारे यहाँ पे टॉयज भेज रहे हैं, हम उन पे टैक्स लगा दें. दोज हु विश टू इम्पोर्ट दीज टॉयज वुड हैव टू पे टैक्स ऑन दिस. अब अगर चाइनीज लोग हमारे यहाँ पे टॉयज भेजना चाहते हैं तो उन्हें टैक्स भी भरना पड़ेगा. बिकॉज ऑफ द टैक्स बायर्स विल हैव टू पे अ हायर प्राइस ऑन इम्पोर्टेड टॉयज. अब वो जो टैक्स है वो चाइना के जो भी कंपनी ने टॉयज बनाए हैं वो अपनी पॉकेट से तो नहीं भरेगी, ऑब्वियसली उस टैक्स का भुगतान वो हम कंज्यूमर से ही लेगी. तो यहाँ पे आके जब अगर मान लीजिए कोई टॉय अगर आपको 200 रुपीज़ का पड़ रहा था तो टैक्स लगा के वो 250 रुपीज़ का पड़ रहा है, तो वो टॉय की प्राइस बढ़ा देगी. Chinese toys will no longer be as cheap as in the Indian markets, and import from China will automatically reduce. Indian toy maker will prosper. So China के जो toys हैं जब वो ही महंगे हो जाएंगे तो लोग वो क्यों खरीदेंगे. जब Indian toys उससे कम प्राइस में मिल रहे हैं तो China के toys महंगे और Indian toys सस्ते, तो obviously हमारे जो Indian toy maker हैं उनकी ज़्यादा सेल हो जाएगी, तो ये उनके लिए अच्छी बात है. तो एक टैक्स लगाने से देखो क्या हुआ, चाइना का बिजनेस डाउन और इंडिया का बिजनेस अप. यहाँ पे चाइना एंड इंडिया की बात नहीं है, यहाँ पे वो पॉइंट समझाना चाहते हैं कि टैक्स लगाने से होता क्या है. टैक्स ऑन इम्पोर्ट इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर. अगर इम्पोर्ट्स पे टैक्स लग जाए तो इसको हम बोलते हैं ट्रेड बैरियर. बैरियर हो गया ना, बैरियर समझते हैं, जब आपको कोई लिमिटेशन लगा दी जाती है तो वो बैरियर बन गया आपके लिए. अब जो टैक्स जो लग गया इंपोर्ट पे वो चाइना वाले लोगों के लिए तो एक बैरियर बन गया ना कि नहीं यार इंडिया में नहीं भेजना, वहां पे तो टैक्स बहुत पड़ता है, तो मतलब वो इंडिया में ट्रेड नहीं कर पाएंगे. इट इज कॉल्ड अ बैरियर बिकॉज सम रिस्ट्रिक्शन हैज बीन सेट अप, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन लगा दी है. Government can use trade barriers to increase or decrease foreign trade and to decide what kinds of goods and how much of each should come into the country. अब ये barriers क्यों लगाती है गवर्नमेंट, जब भी गवर्नमेंट का मन है
कि वो किसी ट्रेड को बढ़ाना चाहती है या किसी ट्रेड को डिक्रीज करना चाहती है, जो कि फॉरेन ट्रेड है। तो वो इसी तरीके से बैरियर लगा देती है जिससे वो कंट्रोल कर सके कि इंडिया में किस तरीके के गुड्स आ रहे हैं एंड कितनी क्वांटिटी में गुड्स आ रहे हैं। The Indian government after independence has put barriers on foreign trade and foreign investment. हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, जब से हम इंडिपेंडेंट हुए हैं, उन्होंने फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट में बहुत सारी बैरियर्स लगा दिए हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं. This was considered necessary to protect the producers within the country from foreign competition. क्यों लगाए गए थे ये बैरियर्स? ताकि हमारे इंडिया में जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी सेल ज़्यादा हो सके, ये ना हो कि फॉरेन की चीज़ें यहाँ पे आते जा रही हैं सस्ते में और इंडियन लोग उनको खरीदना ज़्यादा बेहतर समझते हैं और हमारे इंडियन प्रोड्यूसर्स की चीज़ें नहीं बिक रही थी। तो फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए हमारे इंडियन प्रोड्यूसर्स को गवर्नमेंट ने बैरियर लगा दिए। Industries were just coming up in 1950s and 1960s, and competition from imports at that stage would not have allowed these industries to come up. अब होता क्या था पहले इंडिपेंडेंस के टाइम के अराउंड कि हमारे कंट्री में फैक्ट्रीज इतनी नहीं थी, तो ज़्यादा चीज़ें नहीं बनती थी, तो जो भी चीज़ें बनती थी मोस्टली हाथ से बनती थी और हाथ से बनने वाली चीज़ें महंगे होती थी। बट उस टाइम पे अगर फॉरेन से कोई गुड्स आ जाते थे, क्योंकि वो मशीन मेड गुड्स होते थे, वो चीप पड़ते थे, तो लोग मशीन मेड गुड्स को खरीद लेते थे। तो उस टाइम पे 1950s एंड 1960s के टाइम पे बहुत ज़रूरी था गवर्नमेंट को कि हमारे इंडियन प्रोड्यूसर्स को ये कंपटीशन से बचा सके, क्योंकि हमारे पास इतनी इंडस्ट्रीज नहीं थी। Thus, India allowed imports of only essential items such as मशीनरी, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। सो इंडिया ने उस टाइम पे क्या किया, गवर्नमेंट ने सिर्फ जो असेंशियल चीज़ें हैं जिनके बिना हमारी कंट्री जो है वो नहीं चल सकती, तो वो ही चीज़ें इंपोर्ट करने के लिए अलाउ की, बाकी चीज़ें पे बैरियर लगा दिया। Note that all the developed countries during the early stages of development had given protection to the domestic producers through a variety of means. So ये सिर्फ हमारी कंट्री ने नहीं किया, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं कि जब वो डेवलप हो रही थी तो उन्होंने बहुत सारे बैरियर्स लगा दिए जस्ट कि वो अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को फॉरेन कंपटीशन से बचा सके। डोमेस्टिक मैंने आपको बताया था, जब विद इन द कंट्री होता है तो उसे हम डोमेस्टिक बोलते हैं। Starting around 1991, some far-reaching changes in the policies were made in India. The government decided that the time had come for the Indian producers to compete with the producers around the globe. अब देखिए 1950s and 60s में तो बैरियर लगा दिए गवर्नमेंट ने कि हम फॉरेन कंपटीशन से बचाएंगे हमारे इंडियन ट्रेडर्स को, बट 91 के अराउंड गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि अब हमारे इंडियंस रेडी हैं कंपटीशन फेस करने के लिए, अब हमारे यहाँ पे फैक्ट्रीज हैं। It felt that the competition would improve the performance of the producers within the country since they have to improve their quality. This decision was supported by powerful international organizations. अब देखिए गवर्नमेंट ने ट्रेड बैरियर्स जो हैं वो सोचा कि अब हम कम कर देते हैं, क्योंकि अब हमारे इंडियन प्रोड्यूसर्स जो हैं वो रेडी हैं कंपटीशन के लिए, वो फॉरेन कंपटीशन फेस कर सकते हैं। सो कंपटीशन स्टूडेंट्स इज ऑलवेज अ गुड थिंग। अगर आपके पास कोई कंपटीशन नहीं होगा ना तो आप स्टेगनेंट हो जाएंगे, एक ही जगह पे रुके रहेंगे। यही हमारी गवर्नमेंट को फील हुआ कि अगर हमें कोई कंपटीशन ही नहीं है तो हमारे इंडियन प्रोड्यूसर्स कुछ नया नहीं बनाएंगे, कुछ अपनी क्वालिटी नहीं इम्प्रूव करेंगे। इसी वजह से अब उन्होंने बोला कि अब हम इनको कंपटीशन में लेके आएंगे ताकि अपनी क्वालिटी इंप्रूव करें, और इस डिसीजन को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने भी बहुत सराहा। Thus, barriers of foreign trade and foreign investment were removed to a large extent. This meant that the goods could be imported and exported easily, and also foreign companies could set up फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेस हियर। सो जो बैरियर था फॉरेन ट्रेड पे और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे जो हमारी गवर्नमेंट ने लगाए थे, वो बैरियर बहुत हद तक जो है वो कम कर दिए गए, हटा दिए गए। इसका मतलब क्या था कि अब इजीली लोग इंपोर्ट भी कर सकते हैं, कुछ भी एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, फॉरेन कंपनीज अपनी फैक्ट्रीज यहाँ पे, ऑफिसेज यहाँ पे सेटअप कर सकती हैं। तो एक तरीके से इंडिया ने अपने सारे गेट्स खोल दिए कि फॉरेन कंपटीशन यहाँ पे हो सके।
Removing barriers on restrictions set up by the government is what is known as liberalization. अब जो टॉपिक हमने पढ़ा था liberalization heading थी, so this is what we call as liberalization. जब हम barriers हटा देते हैं, restrictions हटा देते हैं जो एक गवर्नमेंट ने लगाई है, तो उस चीज को हम liberalization बोलते हैं. With liberalization of trade, businesses are allowed to make decisions freely about what they wish to import or export. The government imposes much less restrictions than before and is therefore said to be more liberal. तो जब ट्रेड में कारोबार में लिबरलाइजेशन हो जाती है तो बिजनेसेस क्या अलाउ करते हैं कि गवर्नमेंट अलाउ करती है कि बिजनेसेस बिल्कुल फ्रीली काम कर सके, जो वो इंपोर्ट करना चाहते हैं, जो वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो कर सके, ये गवर्नमेंट अलाउ करती है. सो गवर्नमेंट बहुत ही कम रिस्ट्रिक्शंस लगाती है पहले से, और इन्हीं कम रिस्ट्रिक्शंस को हम बोलते हैं लिबरलाइज होना. ओके, सो अभी तक जितना पढ़ा है एक बार देख लीजिए. आपको कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए. किसी को कोई डाउट है अभी तक? ओके, चलिए आगे करते हैं. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम WTO से जानते हैं, आपको पता होगा फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके बारे में पढ़ते हैं. We have seen that liberalization of foreign trade and investment in India was supported by some very powerful international organization. हमने पढ़ा अभी कि जैसे ही गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम फॉरेन ट्रेड से बैरियर हटा देंगे, तो इसको बहुत बड़ी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने सपोर्ट किया. These barriers say that all the barriers to the foreign trade and investment are harmful. देयर शुड बी नो बैरियर्स. तो यही जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस थी, इन्होंने बोला था कि जितने भी बैरियर्स कोई कंट्री लगाती है फॉरेन ट्रेड पे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे, ये उस कंट्री के लिए हार्मफुल है, तो बैरियर्स नहीं होने चाहिए. ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज शुड बी फ्री. ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड शुड लिबरलाइज देयर पॉलिसीज. सो कारोबार की जो पॉलिसीज हैं दो देशों में, वो फ्री होनी चाहिए. सारी कंट्रीज जो हैं एक वर्ल्ड में, उनको अपनी पॉलिसीज लिबरलाइज कर देनी चाहिए. World Trade Organization is one such organization whose aim is to liberalize international trade. So WTO जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन एम है उनके ट्रेड को लिबरलाइज करना, कि इन पूरे दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं सब आपस में खुल के कारोबार कर सके. Started at the initiative of the developed countries, WTO establishes rules regarding international trade and sees that these rules are obeyed. So WTO बेसिकली पहले डेवलप्ड कंट्रीज ने मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, तो वहां से WTO स्टार्ट हुआ था. एंड WTO ने फिर रूल्स बनाने शुरू कर दिए थे कि इंटरनेशनल ट्रेड करने के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे. एंड ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन गई जो सुपरवाइज भी करेगी कि हर एक कंट्री इन रूल्स को फॉलो कर रही है या नहीं. अगर किसी कंट्री में सपोजिंगली प्रॉब्लम आ जाते, किसी दो देशों ने ट्रेड किया, उनके ट्रेड में किसी ने कोई डिस्प्यूट कोई अराइज हो गया, तो उस केस में WTO जो है वो उनकी हेल्प करती है. At present, 164 countries of the world are currently member of the WTO. So 164 countries WTO की member है at present. Though WTO is supposed to allow free trade for all, in practice, it is seen that the developed countries have unfairly retained ट्रेड बैरियर्स. सो WTO ने वैसे तो हमेशा देखिए बोला है कि हर कंट्री के लिए फ्री ट्रेड होना चाहिए, कोई बैरियर्स नहीं होने चाहिए, बट यहाँ पे थोड़ा सा अनफेयर एक चीज हुई है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने अभी भी अपने लिए बैरियर रखे हुए हैं. ऑन द अदर हैंड WTO रूल्स हैव फोर्स्ड द डेवलपिंग कंट्रीज टू रिमूव द बैरियर्स. और दूसरी तरफ पे देखा जाए तो WTO हमेशा क्या बोलती है डेवलपिंग कंट्रीज को कि आप अपने बैरियर हटा लो, बट कभी वो डेवलप्ड कंट्रीज को नहीं बोलती है कि आप अपने बैरियर हटा लो. तो डेवलप्ड कंट्रीज ने तो अपने बैरियर रखे हुए हैं, बट डेवलपिंग कंट्रीज ने हटाए हैं. एन एग्जाम्पल ऑफ दिस is the current debate of trade in agriculture product. इसकी एग्जाम्पल हम आगे पढ़ते हैं कि डिबेट एक है ट्रेड प्रैक्टिसेस पे, जिसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं खासकर उनकी जो ट्रेड होती है उस पे एक डिबेट है. सो इन द चैप्टर 2
that the agriculture sector provides bulk of employment and a significant portion of GDP in India। हमें पता है कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर है हमारे इंडिया में खासकर बहुत ज़्यादा ट्रेड लेके आता है, क्योंकि इंडिया में बहुत एग्रीकल्चर होती है और हमारी जीडीपी को भी हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत कंट्रीब्यूट करता है। दिस कंपेयर दिस टू अ डेवलप्ड कंट्री सच एज द यूएस with the share of agriculture in GDP at 1% and its share in total employment as 0.5%। अगर हम इसी एग्रीकल्चर को यूएस से कंपेयर करें तो यूएस में सिर्फ 1% जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर, और अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट यूएस में सिर्फ 0.5% है, बहुत ही कम है। एंड येट दिस वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर engaged in agriculture in US receive massive sums of money from the US government for the production and for the export to other countries। देखो इतने कम लोग एम्प्लॉयड हैं एग्रीकल्चर में, बट फिर भी उन इतने कम लोगों को भी यूएस गवर्नमेंट बहुत ह्यूज पैसा देती है ताकि ये प्रोडक्शन हो सके, एग्रीकल्चर में वो राइज कर सके और एक्सपोर्ट कर सके दूसरी कंट्रीज को भी। ड्यू to this massive money that they receive, US farmers can sell the farm products at abnormally low prices. The surplus farm products are sold in the other country markets at low prices, adversely affecting the farmers in these countries। अब देखो इससे ना होता क्या है कि यूएस के फार्मर्स को तो सरकार ही बहुत पैसा दे रही है। अब वो अपने जो भी उनकी आउटपुट आती है, जो भी वो क्रॉप उगाते हैं, जो भी प्रोडक्ट उनके पास आते हैं, वो सब प्रोडक्ट्स जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में जब एक्सपोर्ट करते हैं ना तो बहुत ही कम प्राइसेस पे एक्सपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको तो उनकी गवर्नमेंट ही बहुत पैसा दे रही है। तो जब वो कम प्राइसेस पे एक्सपोर्ट करते हैं तो होता क्या है, मान लीजिए उन्होंने बहुत ही सस्ते में कॉलीफ्लावर जो सब्जी है, कॉलीफ्लावर हमारे इंडिया में भेज दी बहुत ही सस्ते में। तो हम जो यूएस की कॉलीफ्लावर है, मान लीजिए हमें वो 10 रुपीज पर केजी में मिल रही है, इतने चीप में मिल रही है, तो हम इंडियंस की कॉलीफ्लावर क्यों खाएंगे जो हमें 50 रुपीज पर केजी में मिल रही है। तो इससे क्या होगा, यूएस के जो फार्मर्स हैं जिन्होंने अपनी जो सेल है वो यहाँ पे की है उनका तो ठीक चल रहा है, बट हमारे इंडिया के जो फार्मर्स हैं उनका तो लॉस हो गया, उनके प्रोडक्ट्स कोई नहीं खरीदेगा, उनके प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेगा तो उनकी तो सारी की सारी क्रॉप ही खराब है, उनकी तो कोई इनकम ही नहीं होगी। तो इस तरीके से जो है ये अफेक्ट करता है। Developing countries are therefore asking the developed country governments, we have reduced trade barriers as per WTO rules, but but you have ignored the rules of WTO and have continued to pay your farmers vast sum of money। You have asked our government to stop supporting our farmers, but you are doing so yourself। Is this free and fair trade? सो यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो WTO की जब मीटिंग होती है वो पूछते हैं वहाँ पे कि क्यों ये अनफेयर काम हो रहा है, जब आपने हमें कहा, WTO ने हमें कहा कि हम अपने बैरियर्स हटा दें, तो हमने अपने बैरियर्स हटा दिए। आपने कहा कि हम अपने फार्मर्स को सपोर्ट ना करें, बट आप तो अपने फार्मर्स को सपोर्ट कर रहे हो, आप तो उनको पूरे पैसे प्रोवाइड कर रहे हो, इनफैक्ट इतना ह्यूज सम प्रोवाइड कर रहे हो, और आप अपने ट्रेड बैरियर भी लगा के बैठे हो, कोई आपके यहाँ पे ट्रेड भी नहीं कर सकता। तो आपका तो दोनों तरफ फायदे हैं, आप अपने यहाँ पे भी बहुत अच्छा कमा रहे हो और आप जब सेल कर रहे हो तो दूसरी कंट्रीज में भी बहुत अच्छा कमा रहे हो। तो इज दिस फ्री एंड फेयर ट्रेड? नो, ये बिल्कुल भी फ्री एंड फेयर ट्रेड नहीं है। जैसे टिपिकल कॉटन फार्म इन यूएस कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ओन्ड बाय अ ह्यूज कॉर्पोरेशन दैट विल सेल कॉटन अब्रॉड एट लोअर प्राइसेस। अब देखिए कितना बड़ा कॉटन का फार्म है, थाउजेंड्स ऑफ एकर्स में है, ये एक ही कॉर्पोरेशन ने खरीदा हुआ है। वो कॉर्पोरेशन ने आगे एम्प्लॉय किए हुए हैं फार्मर्स, उनको वो अच्छी खासी सैलरी देती है और यहाँ से जो भी कॉटन होती है वो ब्रॉड में यानी दूसरी कंट्रीज में बहुत ही कम पैसों में बेचते हैं, तो उनकी कॉटन बहुत बिकती है। और जो बाकी लोग हैं दूसरे देशों के, तो वहां के फार्मर्स जो है वो सफर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या है इंडिया पे। अब हमने पढ़ा ग्लोबलाइजेशन कैसे देशों को कनेक्ट करती है, अब हम स्पेसिफिकली इंडिया के बारे में बात करते हैं कि इंडिया पे क्या असर पड़ा ग्लोबलाइजेशन का। इन द लास्ट 20 years ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी हैज कम अ लॉन्ग वे। What has been its effect on the lives of people? Let us look at some of the evidence. So पिछले 20 सालों में ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडियन इकोनॉमी बहुत आगे गई है, इसका क्या असर पड़ा है यहाँ के लोगों पे, सो वो डिस्कस करते हैं।
Globalization, greater competition among producers, both local and foreign producers, has been of advantage to consumers, particularly the well-off sections in the urban areas. देखिए, जब भी ग्लोबलाइजेशन होती है और प्रोड्यूसर्स के अंदर कंपटीशन आ जाता है, तो लोकल प्रोड्यूसर्स वो कोई भी हो सकते हैं, लोकल भी हो सकते हैं, फॉरेन भी हो सकते हैं। इससे हमेशा फायदे में कौन रहता है? कंज्यूमर। कंज्यूमर क्यों रहता है फायदे में? खासकर जो अर्बन एरिया के कंज्यूमर्स हैं, वो इसलिए फायदे में रहते हैं बिकॉज उनको जो चीजें हैं वो कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे मिलती हैं। ऐसा नहीं कि एक बहुत कम ले रहा है, एक बहुत ज्यादा, तो हर कोई कोशिश करता है कि मैं दूसरे से कम में बेचूं ताकि मुझसे लोग जाके खरीद लें। तो इससे जो है कंज्यूमर्स को बहुत फायदा पड़ता है क्योंकि चीजें कम पैसों में मिल रही हैं। There is a greater choice before the consumers who now enjoy improved quality and lower prices for several products. So consumers के लिए अब बहुत बड़ी एक तो चॉइस आ गई, एक तो मार्केट में प्रोड्यूसर्स इतने आ गए, इतनी सारी कंपनीज आ गई, फिर वो कम कम रेट्स में अपनी चीजें जो दे रही हैं, फिर आपके पास कितनी चॉइस है कि किससे खरीदे, किसी भी कंपनी से खरीदे और इतने कम प्राइसेस में। As a result, these people enjoy much higher standards of living than was possible earlier. इसीलिए आज की डेट में जो लोग हैं वो पहले से ज्यादा हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो जी रहे हैं। ठीक है, अब जैसे इसका मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे आपके लोकेलिटी, आप जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे कोई ना कोई आपके घर में ऑब्वियसली कार होगी, तो कोई ना कोई कार वॉश करने के लिए आता होगा। ठीक है, कार वॉश करने के लिए आता है, काफी लोग होते हैं एक सोसाइटी के। जनरली जो कार वॉश करने वाले हैं 4 to 5 जो लोग हैं जो कार वॉश करते हैं, उन्होंने कुछ एक घर जो है अपने आगे रखे हुए हैं, उनकी वो कार वॉश करते हैं। एक लेट्स से कि एक इंसान के पास 10 घरों की कार्स वॉश करने का उसको काम दिया गया है, वो 10 घरों से अपने पैसे लेता है। ठीक है, अब मान लीजिए वो 300 रुपीज एक कार के वॉश करने के लेता है। ठीक है, बट एक नया इंसान आ गया उस सोसाइटी में जो 250 रुपीज में कार वॉश करने को तैयार है। अब ये जो लोग हैं, 4-5 लोग हैं जो सोसाइटी में 300 रुपीज में कार वॉश कर दिया करते थे लोगों की, उनके लिए ये 250 वाला एक टफ कंपटीशन हो गया। अब वो क्या करेंगे? या तो उस 250 वाले के आगे हार मान ले, लोग तो उस 250 वाले से कराना बेहतर समझेंगे, या फिर ये अपनी प्राइसेस कम कर दें और सोचें कि जितने भी कार्स उनके पास अभी आती हैं वॉश के लिए उनको वो रिटेन कर लें और 250 में ही सही, थोड़ा लॉस खा के ही सही, बट कुछ तो मिलेगा, सो 250 में हम कर लेते हैं। यही चीज हमारे कंपटीशन से होती है। देखिए, इसमें फायदा किसका हुआ? कंज्यूमर का। जिनकी कार वॉश हो रही है उनका फायदा हुआ, अब वो कम पैसों में भी कार वॉश करवा रहे हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन हो रहा है। बट नुकसान किसका हुआ? कंपनीज का। कंपनीज को आपस में कंपटीशन बहुत फेस करना पड़ता है जिसका फायदा हम कंज्यूमर्स उठाते हैं। Among the producers and the workers, the impact of globalization has not been uniform. अगर हम producers पे देखें और workers पे देखें तो उन पे एक जैसा impact नहीं है। Firstly, MNCs have increased their investment in India over the past 20 years, which means investing in India has been beneficial for them. जो MNCs हैं, multinational companies हैं, वो पिछले 20 सालों में हमने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं इंडिया में, और अभी तक जो इन्वेस्ट किया है वो इंडिया के लिए बेनिफिशियल ही रहा है। MNCs has been interested in industries such as cell phones, automobiles, electronics, soft drinks, fast food और services such as banking in urban areas. कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करती हैं, कैसी कंपनीज आती हैं? इंडस्ट्री जो सेल फोन्स की कंपनीज हैं, ऑटोमोबाइल्स, खाने पीने की, बैंकिंग की। These products have a large number of well-off buyers. ये ऐसी चीजें हैं कि इनकी अगर कंपनीज लगाई जाएं तो इंडिया में इनको खरीदने वाले बहुत सारे लोग हैं। In these industries and services, new jobs have been created. Also, local companies supply raw material to these industries have prospered. अब इन इंडस्ट्रीज के यहाँ पे सेटअप होने से क्या हुआ? नई नई जॉब्स क्रिएट हो गई, तो वो हमारे लिए फायदा है। लोकल कंपनीज जो है, जो इन कंपनीज को रॉ मटेरियल सप्लाई करती हैं, तो ऑब्वियसली वो कंपनीज भी बढ़ गई, अब बहुत प्रॉस्पर कर गई, क्योंकि अब उनके पास उनका जो सामान है वो इतना ज्यादा सेल हो रहा है, वो रॉ मटेरियल सेल कर रहे हैं इन कंपनीज को। जितना ये कंपनीज आगे बढ़ेंगी उतना ही रॉ मटेरियल इनसे खरीदेंगी, तो उतनी ही इनकी ज्यादा सेल होगी। ठीक है, तो इससे मतलब जो भी अभी तक इन्वेस्टमेंट हुई है उसमें फायदा ही हुआ है। नेक्स्ट इज स्टेप
टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए क्या स्टेप्स लिए गए हैं, मतलब कोई भी देश की कंपनी आपके देश में आके क्यों पैसा लगाए, ऐसा आप उसको क्या ऑफर कर रहे हो कि वो आपके देश में आके पैसा लगाए और अपनी फैक्ट्री सेटअप करे। In recent years, the central and state government in India are taking special steps to attract foreign companies to invest in India. कुछ टाइम से जो हमारी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट है वो इस पर ध्यान दे रही है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो, और इसके लिए ताकि फॉरेन कंपनीज को अट्रैक्ट कर सके वो कुछ स्टेप्स ले रहे हैं। इंडस्ट्रियल जोन्स कॉल्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर बीइंग सेट अप। क्वेश्चन आ जाता है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होती हैं, एसईजीज क्या होती हैं। अब इंडस्ट्रियल जोन सेटअप करनी शुरू कर दी जिसका नाम है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। एसईजीज आर टू हैव अ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, रिक्रिएशनल, एजुकेशनल फैसिलिटीज होंगी। कंपनीज हु सेट अप प्रोडक्शन यूनिट इन द एसईजीज डू नॉट हैव टू पे टैक्सेस फॉर द इनिशियल पीरियड ऑफ 5 years। अब देखिए गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे यहाँ पे फॉरेन की कंपनीज आए और वो सेटअप करें अपनी फैक्ट्रीज, तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक ऐसी सी जोन्स बना दी है जिसको उन्होंने नाम दिया है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। उन जोन्स में क्या होना चाहिए, अच्छी इलेक्ट्रिसिटी मिलनी चाहिए, मतलब पावर कट्स नहीं होने चाहिए, पानी की अबंडेंस होनी चाहिए, रोड्स अच्छी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी होनी चाहिए। वहाँ पे अगर कंपनीज अपनी स्टोर करना चाहती हैं चीज़ें, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, तो गोडाउन्स की स्पेस अवेलेबल होनी चाहिए। कुछ रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए, कुछ एजुकेशनल फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए। तो ऐसी फैसिलिटीज़ जहाँ पे है गवर्नमेंट ने उन्हें एससीसीज नाम दे दिया है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स नाम दे दिया है। और जो भी कंपनी इन एससीसीज में आके, इस एरिया में आके अपनी प्रोडक्शन जो फैक्ट्री है वो लगाएगी, तो उसको फर्स्ट 5 years के लिए जो टैक्सेस है वो नहीं पे करने पड़ेंगे। तो ये एक कंपनी के लिए कितनी बड़ी बात है, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि फर्स्ट 5 years के लिए टैक्सेस नहीं पे करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट हैज अलाउड फ्लेक्सिबिलिटी इन द लेबर लॉज टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। दूसरा स्टेप उन्होंने क्या लिया कि जो लेबर लॉज है, मतलब जो कंपनी में वर्कर्स काम करते हैं उनके लॉज में उन्होंने कुछ चेंजेस कर दिए हैं ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो सके। You have seen in chapter 2 that the companies in organized sector have to obey certain rules that aim to protect the workers, right? हमने पढ़ा था ना कि जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है उसमें हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो वही रूल्स किसने बनाए हैं, गवर्नमेंट ने बनाए हैं ताकि वो वर्कर्स को प्रोटेक्ट कर सकें। In the recent years, the government has allowed companies to ignore many of these. अब recent years में गवर्नमेंट ने बोला कंपनीज को कि आप इन रूल्स को भी इग्नोर कर सकते हो। ये थोड़ा सा वर्कर्स के लिए अनफेयर है, बट क्योंकि गवर्नमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहती है ताकि वो लोग इन्वेस्ट करें, तो उन्होंने ये रूल्स को भी कम कर दिया है। Instead of hiring workers on a regular basis, companies hire worker flexibility for shorter periods when there is intense pressure of work. अब क्या होता है, क्योंकि रूल्स इग्नोर कर दिए, रूल्स कम कर दिए हैं, तो अब लोग जो है पहले रेगुलर बेसिस पे हायर होते थे, एक प्रॉपर एम्प्लॉय बनते थे कंपनी के। अब कंपनी उन्हें सीजनल बेसिस पे हायर करती है, जब काम ज्यादा तो हायर कर लिया, जब काम नहीं तो निकाल दिया। दिस इज डन टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर द कंपनी। ऑब्वियसली कंपनी की जो लेबर की कॉस्ट है वो तो कम ही हो रही है ना, पूरा साल उसको एक एम्प्लॉय नहीं रखना, जब काम ज्यादा है तब रखो, जब नहीं है तो निकाल दो। इससे कंपनी का तो फायदा है बट लेबर का कोई फायदा नहीं है। However, still not satisfied, foreign companies are demanding more flexibility in the labor laws. इतनी फ्लेक्सिबिलिटी करने के बावजूद भी अभी भी कंपनीज कई सेटिस्फाई नहीं होती हैं, वो अभी भी बोलती हैं गवर्नमेंट को कि लेबर लॉज को और फ्लेक्सिबल बना दो, मतलब इनमें और रिलैक्सेशन दे दो। सो ये आपके पास बेसिकली स्टेप्स थे कि आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो। तो हम पहला पढ़ा कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप कर दी है, दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी कर दी है लेबर लॉज में, जिससे गवर्नमेंट चाहती है कि जो फॉरेन कंपनीज हैं वो यहाँ पे आ जाए। Secondly, several of the top Indian companies have been able to benefit from this increased competition. They have invested in newer technology and production methods and raised their production standards. Some have gained from successful collaborations with foreign companies. अब जो हमारी इंडियन कंपनीज हैं जो कि टॉप में आती हैं,
जैसे ही ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में होनी शुरू हुई, फॉरेन कंपनीज आई, तो इस कंपटीशन से उनका भी बहुत फायदा हुआ, क्योंकि फॉरेन कंपनीज के साथ मैच करने के लिए उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी भी बढ़ा दी, प्रोडक्शन के मेथड चेंज कर दिए, प्रोडक्शन की स्टैंडर्ड चेंज कर दिए, क्वालिटी अच्छी डिलीवर करनी शुरू कर दी, और फॉरेन कंपनीज के साथ कईयों ने कोलैबोरेट भी कर लिया, तो उनका भी बहुत फायदा हुआ है। Moreover, globalization has enabled some large Indian companies to emerge as multinational themselves. इसी ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो हमारे इंडिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी वो खुद मल्टीनेशनल कंपनीज बन गई। उन्होंने अपनी ब्रांचेस और दूसरी कंट्रीज में सेटअप करनी शुरू कर दी। जैसे कि कौन कौन सी कंपनीज हैं ऐसे? टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, Ranbaxy, Asian Paints, Sundaram Fasteners are some of the Indian companies which are spreading their operations worldwide. ये कुछ कंपनीज के नाम हैं जिन्होंने अपने ऑपरेशंस जो है, अपनी फैक्ट्रीज जो है वो दूसरी कंट्रीज में भी सेटअप करनी शुरू कर दी। सो ये भी ग्लोबलाइजेशन का एक फायदा है। Globalization has also created new opportunities for companies providing services, particularly those involving IT सॉरी। सो ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक बहुत बड़ा फायदा है कि कंपनीज जो है वो बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है, खासकर जो कि आईटी कंपनीज है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। आप चंडीगढ़ की बात कर लीजिए, तो आप यहाँ पे देखते हैं कि आईटी पार्क है, जिसको हम बोलते हैं, एक्चुअल में वो कोई पार्क नहीं है, वहाँ पे सारे के सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो कंपनीज है उन कंपनीज के ऑफिसेज हैं। तो वहाँ पे देखो कितने लोग जॉब करते हैं, आपके नोन में भी कितने लोग वहाँ पे जॉब करते होंगे। वहाँ पे जितनी भी कंपनीज है वो सभी इंडिया की थोड़ी है, कोई इसराइल की है, कोई ईरान की है, कोई कनाडा की है, कोई यूएस की है। सो वहाँ की कंपनीज है जो यहाँ पे सेटअप है, और काम कौन कर रहे हैं? हम इंडियंस उनमें काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे लिए अच्छा है। द इंडियन कंपनी प्रोड्यूसिंग अ मैगजीन फॉर लंदन बेस्ड कंपनी एंड कॉल सेंटर्स आर सम एग्जांपल्स। जैसे हमने वो लंदन बेस्ड कंपनी का देखा था कि कैसे उन्होंने दिल्ली से मैगजीन्स अपनी वो पब्लिश करवा रहे हैं, ऐसे ही जैसे मैंने आपको आईटी पार्क की एग्जांपल दी। Besides, a host of services such as data entry, accounting, administrative tasks, engineering are now being done cheaply in countries such as India and are exported to the developed countries. अब देखिए, जो भी कंट्रीज यहाँ पे अपनी कंपनीज जो है वो सेटअप करती हैं, ऑब्वियसली उन्हें क्या चाहिए? उन्हें चाहिए कि उनका काम अच्छे से हो जाए और कम कॉस्ट में हो। मैंने बताया था इंडिया में एजुकेटेड लोगों की कमी नहीं है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की कमी है। तो यहाँ पे लोग कम पैसों में भी अच्छा काम कर देते हैं, डेटा एंट्री का काम कर देते हैं, अकाउंटिंग का काम करते हैं, इंजीनियरिंग का काम कर देते हैं। तो ये सब उनको कंपनीज को अपनी कंट्री में अगर करवाना हो तो उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे एक वर्कर को देने पड़ेंगे, बट इंडिया में कम पैसों में भी हो जाता है। और यहाँ से काम करवा के फिर वो कहाँ भेज देते हैं? वो काम को डेवलप्ड कंट्रीज में भेज देते हैं। तो ये फायदा जो है इंडियंस का भी है, या उन कंपनीज का भी है, क्योंकि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अगर ये कंपनी सेटअप हो रही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, और उन कंपनीज को भी फायदा है कि वो कम पैसों में अपना काम करवा लेते हैं। तो ये इंडिया पे इस चीज का असर पड़ा। ओके, सो यहाँ तक डाउट है किसी को? कुछ पूछना है? ओके, सब समझ में आ रहा है? क्या बात है, तुम तो बहुत ही इंटेलिजेंट हो गए हो। ओके, नाउ नेक्स्ट, स्मॉल प्रोड्यूसर्स compete और perish। अब यहाँ पे देखो बेचारे की कितनी दुखी शक्ल बन रखी है। ठीक है, आजकल कोरोना के टाइम पे तुम्हारी भी हो रही होगी ऐसी सी। सो स्मॉल प्रोड्यूसर्स के ऊपर है ये कि compete करे या perish करे, मतलब लड़े या मरे, तो वो वाली कंडीशन है। For a large number of small producers and workers, globalization has posed major challenges. अभी तक हमने ग्लोबलाइजेशन के बहुत सारे फायदे पढ़े, बट अगर हम एक छोटे प्रोड्यूसर की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन के बहुत सारे चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़ते हैं। सो इसीलिए ये बेचारे की इतनी दुखी सी शक्ल है। तो यहाँ पे राइजिंग कंपटीशन के बारे में बात करते हैं कि कंपटीशन बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है। देखिए, Ravi did not expect that he would have to face a crisis in such a short period for his life as industrialist. Ravi took a loan from the bank to start his own company producing capacitors in 1992 in Hosur, an industrial town in Tamil Nadu. अब रवि एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनको उसको नहीं पता था कि इतनी छोटी से स्पैन में ही उसको इतने क्राइसिस फेस करने पड़ जाएंगे। उसने लोन लिया बैंक से अपनी कंपनी शुरू करने के लिए, जो कि कैपेसिटर्स बनाने का काम करती थी। 92 में उसने लोन लिया। कहाँ पे रहते थे ये? तमिलनाडु में।
कैपेसिटर्स आर यूज्ड इन मेनी इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस इंक्लूडिंग ट्यूब लाइट्स, टेलीविजन एक्सेट्रा। आपने पढ़ा ही होगा, आपने सुना भी होगा, आपके जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होते हैं उनमें कैपेसिटर्स का यूज होता है। तो ये पार्ट बनाने की उनकी कंपनी थी। Within 3 years, he was able to expand production and had 20 workers under him. So 3 सालों में ही प्रोडक्शन उन्होंने बढ़ा ली और उसके अंडर 20 वर्कर्स काम करते थे। His struggle to run his company started when the government removed restrictions on the import of capacitors as per its agreement at WTO in 2001. So struggle उसकी कब start हुई? जब गवर्नमेंट ने कैपेसिटर्स के इंपोर्ट से रिस्ट्रिक्शंस हटा दी, क्योंकि डब्ल्यूटीओ ने बोला कि हर कंट्री अपनी रिस्ट्रिक्शंस हटा दे, तो गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने भी रिस्ट्रिक्शन हटा दी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। तो उन्होंने क्या किया कि कैपेसिटर्स की इंपोर्ट से रिस्ट्रिक्शन हटा दी। मतलब इंडिया में अब कोई भी कंपनी जो है बाहर की, वो कैपेसिटर भेज सकती है। His main clients, the television companies, used to buy different components including capacitor in bulk for the manufacture of television sets. अब हुआ क्या कि इन जो रवि है उसके जो मेन क्लाइंट्स थे, कौन थे? टेलीविजन बनाने वाली कंपनीज। वो टेलीविजन में कैपेसिटर्स का यूज करती थी, तो कैपेसिटर इसकी कंपनी से खरीदती थी। सो अब क्या हुआ, कैपेसिटर्स जो है वो बल्क में इनसे खरीद लेती थी। However, competition from the MNC brands forced the Indian television companies to move into assembling activities for MNCs. Even when some of them bought capacitors, they would prefer to import, as the price of imported item was half the price charged by the people like Ravi. अब इतने ज़्यादा कैपेसिटर्स बाहर की कंपनीज इंडिया में भेजने लग गई कि जिस कॉस्ट में रवि उन कंपनीज को कैपेसिटर देता था, उसी आधी कॉस्ट में ये एमएनसीज वो कैपेसिटर कंपनीज को बेचने लग गई। सो अब वो कंपनीज रवि से क्यों खरीदेंगी? Ravi now produces less than half the capacitor that he produced in the year 2000 and has only 7 workers working for him. अब वो बेचारा जितने कैपेसिटर्स 2000 में बेचता था, उससे आधे कैपेसिटर अभी 2001 में बेच रहा है, और उसके अंदर 20 वर्कर्स होते थे, अब कितने हैं? सिर्फ 7 वर्कर्स। Many of Ravi's friends in the same business in Hyderabad and Chennai have closed their units. बहुत सारे और उसके दोस्त थे जो कि सेम ही बिजनेस में थे हैदराबाद एंड चेन्नई में, उन्होंने भी अपनी फैक्ट्रीज बंद कर दी बिकॉज इतना लॉस हो गया। ये सिर्फ किसकी वजह से हुआ? कंपटीशन बढ़ने की वजह से। बाहर की कंपनीज आई, उनका सामान बिकना शुरू हो गया, और हमारा यहाँ पे सामान नहीं बिक रहा है क्योंकि वो कम पैसों में दे रही हैं। ओके, batteries, capacitors, plastic toys, tires, dairy products, vegetable oil are some of the example of industries where the small manufacturers have been hit hard due to competition. देखिए, बैटरीज, कैपेसिटर्स, ये जितनी भी चीज़ें दे रखी है ना, ये सब एक कंपटीशन में आती है। इन सब के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो फॉरेन में है, वो फॉरेन से इंडिया में सामान भेजते हैं, जिसकी वजह से हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स कंपटीशन से बहुत बुरी तरह हिट होते हैं। Several of the units have shut down, rendering many workers jobless. बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद हो जाती हैं, बहुत सारे वर्कर्स की जॉब चले जाती है। The small industries in India employ the largest number of workers, 20 million in the country, next only to agriculture. ये बहुत बड़ी अमाउंट है। देखिए, छोटी छोटी जो फैक्ट्रीज इंडिया में सेटअप है ना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज की नहीं बात कर रहे हम, जो छोटी छोटी फैक्ट्री सेटअप है, वो इंडिया में 20 मिलियन लोगों को जॉब्स देती है। मतलब एग्रीकल्चर के बाद जो सबसे बड़ा सेक्टर है वो ये छोटी छोटी इंडस्ट्रीज का ही है। तो सोचिए, जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में आएंगी, वो अपना सामान बेचेंगी, तो इन छोटे छोटे जो सेक्टर्स वाले लोग हैं, इंडस्ट्रीज वाले लोग हैं, तो इनका क्या होगा? तो ये एक बहुत बड़ा जो असर है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन हमारे ऊपर पड़ा है, इंडियन लोगों के ऊपर पड़ा है, इंडियन बिजनेसमैन के ऊपर पड़ा है। सो राइजिंग कंपटीशन इज नॉट ऑलवेज गुड। कभी आपसे पूछा जाए कि राइजिंग कंपटीशन अच्छा है, तो जैसे हमने पढ़ा कि यस, कंपटीशन अच्छा है, हम अपनी टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर लेते हैं, हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव कर लेते हैं, हम चीज़ों की क्वालिटी जो है डिलीवर जो हम करते हैं वो पहले से ज़्यादा बेहतर करते हैं, तो ये सब अच्छा है। बट राइजिंग कंपटीशन से ये भी देखो, एक एग्जांपल रवि का, कि उसको अपनी फैक्ट्री बंद करनी पड़ गई, तो ये एग्जांपल तो काफ़ी बुरा है। ठीक है, सो इतना ही आज करते हैं आज के लेक्चर में। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी तक कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एनी डाउट किसी का भी? ओके, सब बढ़िया है, सब समझ में आया? ओके, गुड। स्माइल कर देते हो, चलिए अच्छा है। मैं यही आपकी स्माइल से अंदाज़ा लगा रही हूँ कि आपको समझ में आया है, पूछ आप कुछ नहीं रहे हो। चलिए,
So, आज के लेक्चर में इतना ही, आप लीव कर सकते हैं। थैंक यू मैम। एंड किसी को अगर पुराना लेक्चर देखना है तो प्लीज वो यूट्यूब पे देख सकता है।